Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों का टॉपिक 7 दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग टू रनिंग था, जिसमें आप लोगों ने मिनट्स के रिगार्डिंग मिनट्स ऑफ जीएम एंड मेन थिंग इज उसकी इंस्पेक्शन को लेकर क्लियर कि सर अगर मिनट्स को कोई इंस्पेक्ट करना चाहे तो आप कैसे इंस्पेक्ट कर पाएंगे, उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस होंगी वो आप लोगों ने रीड आउट करी। पहली बात, कंपनी रिफ्यूज कर ही नहीं सकती उसको, सर मिनट्स की इंस्पेक्शन करवाना क्या है मैंडेटरी है। तभी आप लोगों ने रीड आउट करा कि सर बिजनेस डे में एटलीस्ट 2 आवर्स तो कंपनी को अलाउ करना पड़ेगा ही पड़ेगा कि मेंबर्स वहां पर आकर क्या कर सकते हैं, अपनी इंस्पेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं। एंड इवन अगर उसकी वो कॉपी लेना चाहें तो नॉट एक्सीडिंग ₹10 पर पेज से ज्यादा आप लोग चार्ज नहीं कर सकते। आर्टिकल्स में प्रोविजन कम चाहे कर लीजिए, बट ₹10 से ज्यादा प्रोविजन आप नहीं डाल सकते। एंड विद इन 7 डेज आपकी वो रिक्वेस्ट को क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा, प्रॉपर वे से फुलफिल किया जाएगा। क्लियर। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, दैट इज ऑल अबाउट एजीएम को लेकर। अच्छा टॉपिक है सर, बढ़िया प्रोविजंस वहां पे कंटेन्ड होंगी, जिसमें आपने एनुअल जनरल मीटिंग की लिमिट्स यहाँ पे क्या करनी है, रीड आउट करनी है कि कंपनी को कितने टाइम के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग करवाना मैंडेटरी है। इंटरेस्टिंग टॉपिक, अच्छा टॉपिक है। प्लस एजीएम हर कंपनी को करवाना क्या है, मैंडेटरी, चाहे वो नॉर्मली सर अपने आप में कोई प्राइवेट कंपनी है या वो चाहे पब्लिक कंपनी। क्लियर। यस प्लीज, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 96। यस पढ़िए जी। Section 96 applies to all companies एक्सेप्ट ओपीसी। ये तो ओपीसी की प्रोविजंस तो आपने पहले भी आई थिंक सो चैप्टर 2 के अंदर आपने वेरियस एग्जम्पशंस रीड आउट करी थी, क्योंकि 96 में ना थोड़े से हार्ड कंप्लायंसेस हैं जो एक नॉर्मल कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हैं। क्लियर। चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो आपकी नॉर्मल पब्लिक कंपनी है, सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। बट सर ओपीसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। क्लियर। उनके केस में एजीएम की इतनी हार्श प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं। यस प्लीज। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, ओपीसी को छोड़कर। दस इट इज मैंडेटरी फॉर all companies except OPC to hold AGM in accordance with the provisions contained in section 90। बिल्कुल सर, इनके केस में ना थोड़ी डिफरेंट प्रोविजन है ओपीसी के केस में। बाकी नॉर्मली सर सब कंपनीज को 96 का कंप्लायंस करवाना क्या है, मैंडेटरी। नेक्स्ट इज लीगल रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नोटिस ऑफ एजीएम। यस, वो तो सर आपने 101 के अंदर नोटिस ऑफ एजीएम या नोटिस ऑफ जीएम बेसिकली आपने रीड आउट करा है कि 21 क्लियर डेज आपको प्रोवाइड करने होंगे। डेट ऑफ नोटिस एंड डेट ऑफ एजीएम बीच में कंसीडर नहीं होती, एंड 48 आवर्स नोटिस डिलीवर करने का टाइम होता है। क्लियर। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें कि 25 दिन का मार्जिन अगर लेके चलोगे तो जाके 21 दिन क्या मिलेंगे, क्लियर मिलेंगे। अदरवाइज वो नोटिस अपने आप में इनवैलिड काउंट होगा, एंड नोटिस नॉट प्रॉपरली सर्व्ड मीटिंग को इनवैलिडेट करवा सकता है। अरे कंपनी अपनी ओर से सही नोटिस दे, उसको मिले ना मिले दैट इज डिफरेंट मैटर, बट कम से कम मैंने तो अपनी ओर से फॉर्मेलिटी पूरी करी ना। मैंने तो 101 का क्या करा, कंप्लायंस करा। मेरी ओर से तो नोटिस मस्ट भी प्रॉपरली क्या होना चाहिए, सर्व्ड होना चाहिए। अब हमने ईमेल के थ्रू नोटिस भेजा, तुम्हारी ईमेल पे नहीं पहुंचा, हम क्या करें, मेरी ओर से तो वैलिड है ना। मैंने लेटर पोस्ट करा, आपको लेटर नहीं मिला, तो उसमें मेरी क्या गलती, मेरी ओर से तो वो प्रॉपरली सर्व्ड है ना। दिस इज द थिंग। द नोटिस ऑफ एजीएम शैल स्पेसिफाई that the meeting is annual general meeting। हेडिंग नोटिस का आपको स्पेशली, इवन यहाँ पे तो आपने वो पॉइंट भी पढ़ा था, ईजीएम की अगर आप एजीएम के नोटिस की अगर आप क्या करेंगे, मेल करेंगे, सब्जेक्ट लाइन भी वहां पे लिखी हुई थी कि ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में क्या क्या लिखना होगा, डेट, प्लेस, कंपनी, कौन सी मीटिंग, ये वहां पे आपको देनी होगी। क्लियर। यस, लास्ट डेट फॉर होल्डिंग फर्स्ट एजीएम, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं, एंड कॉमन क्वेश्चन जो हर बार पेपर में मिलते ही। क्लियर। टाइम लिमिट फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा कौन सी एजीएम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एजीएम मतलब आफ्टर इनकॉर्पोरेशन जो पहली एजीएम करवाई जाएगी, फर्स्ट एजीएम is to be held within, सीधा ही टाइम पीरियड कितना दे दिया गया, 9 months from the close of, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ,
फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? जिस ईयर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। एक प्रोविजन एक्स्ट्रा थी यहाँ पे, याद है कुछ फाइनेंशियल ईयर को लेकर? गलत, थोड़ा रिफाइन दोबारा। वो कंपनीज वो 6 मंथ्स वाली एलएलपी में कंडीशन होती है, यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे होती है 3 मंथ्स। अगर लास्ट वाले 3 मंथ्स 1 जनवरी से लेके 31 मार्च के बीच में अगर आपकी कंपनी बनी है तो उसका फाइनेंशियल ईयर कमिंग 31 मार्च नहीं, नेक्स्ट 31 मार्च के साथ, मतलब 15 महीने के अकाउंट्स आप इकट्ठे बना सकते हैं। अब 3 महीने की काउंटिंग थोड़ी करेंगे। अब हमारे पास नॉर्मल एक कंपनी थी, उसकी इनकॉर्पोरेशन कब हुई? 3 मार्च को हुई। अब 3 मार्च आपने तो कहा था क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर तो कमिंग 31 मार्च होने वाला है। नहीं सर, अब ये 31 मार्च नहीं, फर्स्ट ईयर नेक्स्ट 31 मार्च, मतलब टोटल 13 मंथ से 13 मंथ्स के हमने क्या बनाए? अकाउंट बनाए। वो फर्स्ट ईयर इनका क्या हुआ? काउंट हुआ। तो वहां से क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर से, क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर से आपको 9 मंथ्स का टाइम दिया गया, मतलब 31 मार्च प्लस 9 मंथ्स कितने हुए? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से पहले पहले आपको अपनी एजीएम कंडक्ट करवानी होगी। कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली, किसी वहम में अगर हो। कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, पहले ही। हम तो 6 महीने नॉर्मल 6 होते हैं, 6 की जगह कितने दे रहे हैं? 9 महीने दे रहे हैं। सर इससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं हो पाएगी, हमने तो पहले टाइम पीरियड इतना दे दिया। तो सर ये मैंडेटरी पार्ट है। आगे पढ़िए। इफ फर्स्ट एजीएम is so held, हाँ, there is no need to hold AGM in the year of incorporation. बिल्कुल। तो नेक्स्ट इज नो एक्सटेंशन। द रजिस्ट्रार हैज नो डिस्क्रिप्शन टू ग्रांट एनी एक्सटेंशन। मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट ईयर के एजीएम में आपको किसी तरह की कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। इन दैट केस 9 मंथ्स इज द फाइनल डेट। 31 दिसंबर से पहले पहले आपकी एजीएम होनी चाहिए। नहीं करवाएंगे तो सेक्शन का नॉन कंप्लायंस और आपके ऊपर क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। हाँ जी। फर्स्ट एजीएम अगर आपने इस तरह से नॉर्मल करवा ली, देन देयर इज नो नीड टू होल्ड एजीएम इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अरे फर्स्ट एजीएम कब होगी? ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में थोड़ी होगी। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन खत्म होने दीजिए, नेक्स्ट ईयर एजीएम होती है ना। एजीएम का मतलब क्या होता है? एनुअल। पहले अकाउंट्स तो क्लोज होने दो। अब कई बार नॉर्मली क्या होता है कि मान लो सपोज आपने स्टार्टिंग में अप्रैल मंथ में बना ली। अब अप्रैल मंथ में किसकी मीटिंग करवाओगे? ये अप्रैल मंथ में जो कंपनी बनी है, ये अकाउंट कब क्लोज होगा? कमिंग 31 मार्च। एंड कमिंग 31 मार्च प्लस 9 मंथ्स, ये आपकी फर्स्ट एजीएम। समझ गए ना सर? प्रीवियस ईयर की एजीएम नेक्स्ट ईयर में होती है। तो इस साल अगर कंपनी बनाई गई है तो नेक्स्ट ईयर इसकी एजीएम होगी। इस साल किसकी एजीएम करवाओगे? इस टाइम तो कुछ बनेगा ही नहीं आपका। क्लियर वो पॉइंट। और प्लस मेन चीज वही बात कि सर अगर आपके वो जनवरी फरवरी एंड मार्च मंथ में अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में करवाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो अकाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के साथ क्लब करके बनाया जाएगा एंड इकट्ठे ही फर्स्ट एजीएम वो मानी जाएगी जो नेक्स्ट कमिंग डेट्स में करवाई जाएगी। क्लियर? तो कभी भी 3 महीने के अकाउंट्स नहीं बनेंगे, वो क्लब कर दो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ। यस। लास्ट डेट फॉर होल्डिंग एनी अदर एजीएम, जिसको वर्ड बोलते हैं सब्सिक्वेंट एजीएम। अब रूल्स थोड़े डिफरेंट, पहले के केस में अलग था, यहां रूल्स थोड़े डिफरेंट हैं। पढ़िए। टाइम लिमिट्स विदाउट एक्सटेंशन। पहला, अच्छा यहाँ पे ना 3 टाइम लिमिट्स होती है। पहला, एजीएम इज टू बी, क्या लिखा हुआ है? held within 6 months of close of the relevant financial year. रेलेवेंट, सब्सिक्वेंट है ना। सब्सिक्वेंट के केस में तो क्या कहोगे? रेलेवेंट वर्ड। रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर जो आपका खत्म हुआ, जो क्लोज हुआ, वहां से 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको अपनी एजीएम करवानी ही करवानी। मतलब 31 मार्च प्लस 6 मंथ्स कितना हुआ? 30 सितंबर इज द नॉर्मल डेट। एंड सर ये विदाउट एक्सटेंशन। सब्सिक्वेंट के केस में समटाइम्स आप एक्सटेंशन ले सकते हैं बाय अप्लाइंग टू द आरओसी। रजिस्ट्रार को अप्लाई करें तो शायद वो आपको एग्जम्पशन, शायद वो आपको टाइम पीरियड क्या करते? ग्रांट करते। बट फर्स्ट एजीएम में कोई एक्सटेंशन नहीं हुई, वो पहले ही 9 मंथ्स है। आगे दूसरा, नॉट मोर देन
more than 15 months shall elapse between the date of one AGM and the date of next, that is AGM to be held within 15 months of the last AGM. Last AGM और इस बार की AGM में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 15 मंथ्स, मतलब 15 महीने के अंदर अंदर आपको दूसरी AGM करवानी पड़ेगी। ये गैप कभी एक्सीड नहीं कर पाएगा। क्लियर? अब जैसे लेट इट बी, आप नॉर्मली बात कर रहे हो, वैसे तो ईयरली चलता है। अब लेट इट बी, लास्ट हमने जो करवाई वो कब कराई? जुलाई में। लास्ट AGM कब हुई थी? जुलाई में। पहली कंडीशन क्या थी? विद इन 6 मंथ। पहली कंडीशन क्या थी? विद इन 6 मंथ। विद इन 6 मंथ होने का मतलब सितंबर तक तो करवानी है। क्लियर? हमने इस बार करवाई अगस्त में। इज इट वैलिड? क्या दोनों कंडीशंस पूरी हैं? पहली कंडीशन क्या थी? विद इन 6 मंथ है। दूसरी कंडीशन क्या थी? विद इन 15 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट AGM। लास्ट कब करवाई थी? अब कौन सी हो रही है? फिर भी 13th मंथ हुए, कोई इशू नहीं सर, अलाउड है। समझ गए ना? तो ऐसे सर आपको डबल कंडीशन सारे कंप्लायंस करने होंगे पूरी। आगे चलिए, नेक्स्ट इज द AGM इज टू बी हेल्ड इन ईच कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या हुआ? जनवरी टू दिसंबर। तो मतलब जनवरी टू दिसंबर की अगर मैं बात करूं, तेरा 31 मार्च को तो साल खत्म हुआ। अगर तुम प्लान कर रहे हो इस कौन सा भी खत्म हुआ अपना 21-22 की जो मीटिंग है, क्या मैं जनवरी 23 में करवा सकता हूं? सितंबर तक तो वैसे ही था, और ऊपर से एक कैलेंडर ईयर था। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या हुआ? जनवरी टू दिसंबर। अगर करवानी भी है, अगर एक्सटेंशन भी लेते हो, वॉट एवर द केस भी है, तो भी मैक्सिमम दिसंबर तक ही आपको करवानी पड़ेगी, क्योंकि 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, हर कैलेंडर ईयर में होनी चाहिए, हर कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग होनी चाहिए। दूसरी, लास्ट AGM और करंट AGM के बीच में मैक्सिमम गैप 15 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और विद इन द 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल। तो हमारे कहने का मतलब पता क्या होता है सर? अप्रैल टू सितंबर के बीच में करवा लो, सही रहोगे। क्लियर? ताकि आपका गैप कहीं ज्यादा ना चला जाए। अब जैसे एक चीज बताओ, लास्ट मीटिंग हमने अप्रैल में करवा दी थी, फटाफट फाइनलाइज करवाया, अकाउंट्स डन, खत्म करवा दी। इस बार की मीटिंग हम सितंबर में करवाना चाहते हैं, क्या करवा पाएंगे? 15 मंथ से ज्यादा, मतलब ट्रिप्लीकेट कंडीशन है, 3 कंडीशन। आप देख, सितंबर में करवाया है तो विद इन 6 मंथ है, ईच कैलेंडर ईयर में है, बट मैक्सिमम गैप कितना हो गया? 15 से क्रॉस कर गया, क्योंकि लास्ट अप्रैल टू अप्रैल 12। आगे सर आपके टोटल 3 महीने मैक्सिमम अलाउड थे, मई जून जुलाई। तुम कब करवा रहे हो? तुम्हारे कितने महीने हो गए? तुम तो 17 मंथ्स में चले गए, अलाउड ही नहीं सर, आपकी AGM गलत है। आगे बढ़िए। यस, द 3 टाइम लिमिट्स given above are क्यूमुलेटिव। यस, मतलब ऑल कंडीशंस सारी सेटिस्फाई करवानी है सर आपको। नॉन कंप्लायंस विद एनी वन ऑफ देम वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, दस द लास्ट डेट फॉर होल्डिंग AGM शैल बी द, कहने का मतलब क्या हुआ? अर्लीस्ट ऑफ द अबव 3 टाइम्स, जो इनमें से अर्लीस्ट हो। क्लियर? यस, एक्सटेंशन, क्या इस केस में कोई सब्सिक्वेंट के केस में कोई एक्सटेंशन मिल पाएगी? यस, 3 मंथ्स की मैक्सिमम एक्सटेंशन है, जो रजिस्ट्रार में ग्रांट कर सकते हैं। पढ़िए, द रजिस्ट्रार में for any special reason extend the time for holding the AGM by any period not exceeding 3 months, बट इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। वही बात आ गई ना, 6 + 3 मैक्सिमम कितना? और फर्स्ट के केस में भी हमने कितना दिया था? 9। इससे ऊपर तो जाएंगे, फिर तो खुद ही कंडीशन ब्रीच हो जाएगी, फिर तो ईच कैलेंडर ईयर वाली खुद ही कंडीशन ब्रीच हो गई, अगर मैंने ही आपको इतना टाइम ज्यादा अलाउ कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट इज टाइम, प्लेस एंड डे ऑफ AGM। time of AGM. AGM shall be called during business hours, that is between 9 AM and 6 PM. यस, अच्छा, कॉल खत्म करने की बात नहीं करना, कॉल करने की बात करना। बुलाने का टाइम आप लोगों का बिटवीन बिजनेस आवर्स होना चाहिए। ओके, एंड डे ऑफ AGM इंपॉर्टेंट, AGM शैल बी कॉल्ड फॉर अ डे विच इज नॉट, क्या लिखा हुआ है? क्लियर? जो आपकी नेशनल हॉलीडेज है सर, नेशनल हॉलीडेज पे नहीं बुलाना। संडे बुला सकते हो, संडे बुला सकते हो। बिजनेस आवर्स का मतलब क्या है? वो तो टाइमिंग है। संडे इज अ नेशनल हॉलीडे, तुमने बना रखा है, नेशनल तो नहीं है, नेशनल हॉलीडे तो नहीं है। मेरा संडे वर्किंग है, मेरा बिजनेस डे है।
आपको किसने कह दिया? दुकान के ओपन नहीं होती, फैक्ट्रीज क्या चलती नहीं है संडे को? चलती है सर, संडे इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। तो एक्सेप्ट सिर्फ किसको छोड़ा गया? नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे। बाकी एनी डे सर आपके लिए बिजनेस डे होगा। क्या सरकार ने कोई संडे को ऐसा कोई नेशनल डिक्लेयर कर रखे इस दिन बिजनेस नहीं होंगे? बहुत सारे बिजनेस चलते ही कब है? वो संडे को चलते हैं, वीकेंड्स पे चलते हैं, सारे चलते हैं सर। तो बुला सकते हो सर, बुला सकते हो। अरे बिजनेस आवर्स होना डजंट मीन कि संडे बिजनेस नहीं है, संडे भी बिजनेस होते हैं। क्लियर? यस, नेशनल हॉलीडे मींस एंड इंक्लूड्स A date declared as national जो holiday. डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे, और वो भी बाय नेशनल बोला है, स्टेट हॉलीडे नहीं बोल रहे। कहीं उस दिन मान लो तुम्हारी स्टेट में छुट्टी थी, आपने वहां पे बुला लिया, आके रौला पाने लग गए किस बात का कि मीटिंग इनवैलिडेट है, हॉलीडे वाले दिन बताया। मैं कहा जी नेशनल हॉलीडे के लिए मना किया गया था, स्टेट हॉलीडे नहीं। तुम्हारी यहाँ की लोकल सरकार ने कोई छुट्टी कर दी तो हम क्या करें? मीटिंग वैलिडेट है, कोई दिक्कत नहीं है। डिक्लेयर्ड नेशनल लेवल पे बोल रहे हैं, स्टेट लेवल पे नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं। इतनी तो पावर मजिस्ट्रेट के पास भी होती है। 26 जनवरी के अगले दिन क्या होती है? छुट्टी होती है, बट वो लोकल छुट्टी है, डिक्लेयर्ड बाय सीजी थोड़ी है, डिक्लेयर्ड बाय सीजी थोड़ी है, वो तो वहां का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कर रहा है। मैंने उस दिन क्या बुला ली? मीटिंग बुला ली। कहते हैं ये तो नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे कल थी 26 को, आज नहीं है। आपका वैलिड है, ये मीटिंग वैलिड है, समझे ना? तो जब तुम्हें प्रोविजंस क्लियर होंगी अल्टीमेट तभी नेक्स्ट आगे सही गाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट इज नेशनल हॉलीडे। ये ओकेजन्स जितने, अरे नेशनल हॉलीडेज का चार्ट डिक्लेयर्ड होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सरकारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो छुट्टियां होती हैं उनको नेशनल हॉलीडेज के अकॉर्डिंग होती हैं, जो चार्ट उनका पहले गिवन होता है। क्लियर ये चीज? एंड प्लेस ऑफ एजीएम, यस, AGM shall be held at the registered office of the company. पहले तो सर रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही बुलाइए। क्लियर? और सम अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। मतलब लोकल लिमिट्स में आप कहीं भी बुला सकते हो, जहां पे भी आपको कन्वीनियंट हो, सही लगे, आप वहां पे बुला लीजिए। क्लियर? However, the AGM of an unlisted company, yes, May be held at any place in India. अच्छा अनलिस्टेड कंपनी है तो एट एनी प्लेस इन इंडिया, जहां मर्जी करो, इफ कंसेंट इज गिवन इन एडवांस ईदर इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ऑल दी मेंबर्स। अब सब राजी हैं तो जहां मर्जी करो, शिमला मनाओ जाके। हमने कहा आपकी इच्छा है सर, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनलिस्टेड सर, अनलिस्टेड, लिस्टेड के केस में नहीं। लिस्टेड के केस में क्या अलाउ करा? पहले तो रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर वहां अरेंजमेंट नहीं हो सकता तो लोकल लिमिट्स में आप कोई भी अपना जो भी अपना ऑडिटोरियम एंड ऑल व्हाटएवर लेना चाहते हैं आप वहां पे एजीएम करवाएं। क्लियर? नेक्स्ट इज एग्जम्पशन बाय सीजी। CG may exempt any company from the provisions contained in section 96 subsection 2 subject to such conditions as CG में। ये ऊपर आपकी 96 सबसेक्शन 2 है ना, इसमें सीजी किसी को भी क्या कर सकती है? एग्जम्प्ट कर सकती है बाय imposing any conditions and all whatever. Yes please. Financial year. Meaning of financial year. Financial year means the period for which the financial statement of the company is made up. Yes, जिस साल में कंपनी बनाई गई। क्लियर? सॉरी, जिस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोग बना रहे हैं, दैट ईयर इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मींस द पीरियड एंडिंग ऑन 31st day of March every year। अपने लॉ में तो लिखा हुआ है, फॉरेन के लॉ में जनवरी टू दिसंबर, वो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर अलग है, कैलेंडर ईयर अलग। कैलेंडर ईयर आपका जनवरी टू दिसंबर है और फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल टू मार्च है। कहीं गलती कर दो। इन केस ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड on or after 1st day of January, financial year means the period ending on 31st day of March of the following year। फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में माना जाएगा, नॉट करंट ईयर के अंदर। क्लियर? यस, अ कंपनी एग्जिस्टिंग on commencement of Companies Act 2013 shall within 2 years from such commencement align its financial year in accordance with the provisions of clause 41 of section। अगर मान लो, क्योंकि ये प्रोविजन बाद में आई ना, तो एट प्रेजेंट जो कंपनीज होंगी तो उनको टाइम दिया गया, इसको वर्ड बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड, चेंज करने का जो टाइम, ताकि आप नए एक्ट के अकॉर्डिंग टू अपनी बुक्स बना पाए। क्लियर? नेक्स्ट इज यस प्लीज। any different period as financial year if a company is holding company or a subsidiary or associate company of a company outside India। अब नेचुरली वहां पे तो उनका डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर है, अपने यहाँ पे ओवरऑल क्या है? अप्रैल टू मार्च, बट उनके अकॉर्डिंग तो सर डिफरेंट हो सकता है। एंड इट इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कंसोलिडेशन ऑफ इट्स अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया। और उनके लिए मैंडेटरी है, उनको डाटा चाहिए हमारा
क्लियर? तो आप देन सीजी में ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय सच कंपनी, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी हमसे। क्या? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अलाउ एनी पीरियड एज इट्स फाइनेंशियल ईयर वेदर और नॉट दैट पीरियड इज अ ईयर और नॉट। जैसा आप कहेंगे, अगर हम सेटिस्फाइड हुए कि ठीक है भाई, तुम्हारे तो कंसोलिडेशन पर्पस के लिए फिर दिक्कत बहुत आती है, तुम बुक्स बना रहे हो मान लो अप्रैल टू मार्च, उनकी बन रही है मान लो जुलाई टू जून या जनवरी टू दिसंबर, कंसोलिडेट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे करो सर, आप सेम कर लो, बट कंपनी अप्लाई करे, सीजी को अप्लाई करे कि सर हमारा पर्पस कुछ और है, हमारी कंसोलिडेशन में बड़ी दिक्कत आती है, तो आप हमें इंडिया में ये चीज अलाउ, तब जाकर वो अलाउ कर देंगे अगर सेटिस्फाइड हुए तो। नेक्स्ट इज प्रोविजंस कंटेन्ड इन द रूल्स, यस एप्लीकेशन फॉर चेंज। अब ऐसे थोड़ी दे देंगे, ऊपर तो बड़े आसान वे से कह दिया कि सीजी की ओपिनियन में अगर ऐसा हुआ तो आपको दे देंगे, एप्लीकेशन भी तो प्रॉपर बना के देनी होगी। पढ़िए, द पावर टू ग्रांट अप्रूवल has been delegated by CG to the regional director. सीजी ने अपनी सारी पावर किसको दे दी? आठ मोस्ट। अरे सीजी वर्ड पढ़ने को सीजी है, सीजी ने अपनी पावर्स नेक्स्ट आगे एलोकेट कर रखी है, मंत्रालय बनाए हुए हैं, मंत्रालय के अंडर आगे आरडी रखे हुए हैं, आरडी के नेक्स्ट आगे कोई तुम्हारे आरओसी हैं, ये सारी पावर्स अपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं लेवल्स के अकॉर्डिंग। यस, एप्लीकेशन जो होगी वो RD1 में जाएगी, एंड एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? नंबर 1 ग्राउंड्स एंड रीजंस क्या है एप्लीकेशन के, क्यों आपको फाइनेंशियल ईयर अपना चेंज करवाना है। नंबर 2 कॉपी ऑफ द मिनट ऑफ the board meeting at which the resolution authorizing such change was passed. बिल्कुल, गिविंग डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन फेवर और अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। मतलब ये एप्लीकेशन दायर करने से पहले, फाइल करने से पहले आपकी मीटिंग भी तो हुई होगी कि आप चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर करना चाहते हैं, तो उस बोर्ड मीटिंग के मिनट्स साथ में लगाओ, ताकि मैं रीड आउट करना चाहता हूँ कि उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ। आगे पावर ऑफ अटॉर्नी और मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस एज द केस में, आप मेरे पास अपीयर हो रहे हो, पावर ऑफ अटॉर्नी, आप हो कौन? आप ऑथराइज्ड पर्सन हो, तो मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस या पावर ऑफ अटॉर्नी कहां पे है? दिखाओ। नेक्स्ट इज डिटेल ऑफ एनी प्रीवियस एप्लीकेशन, एंड ऐसे ही कोई एप्लीकेशन अगर लास्ट 5 साल में तुमने कभी हमारे पास फाइल की होगी तो उसकी भी डिटेल अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ ऑर्डर, उस टाइम पे क्या हुआ, मतलब प्रीवियस रेफरेंस आप लोगों से मांगी जा रही है। वेयर अब पॉइंट, तुमने डॉक्यूमेंट लगा दी, जबकि कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, कोई बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है, रीजन मांगा, एक मीटिंग के मिनट्स मांगे, बाकी तो फालतू के पॉइंट कि प्रीवियस पहले कभी ऐसा हुआ हो तो साथ में वो भी लगा दो। क्लियर? वेयर द RD ऑन एग्जामिनिंग द एप्लीकेशन finds it necessary to call for further information or finds such application to be defective or incomplete in any respect, बिल्कुल he shall give intimation of such information called for or defects or incompleteness, जो भी होगा ऑन द लास्ट इंटीमेटेड ईमेल एड्रेस पे हम मेल करते हैं उस पर्सन को कि सर आपकी एप्लीकेशन में कुछ ये एरर्स, कुछ डिफेक्ट या कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पाई गई, सो विद इन 15 डेज, विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज क्लियर, आप उस डिफेक्ट को RD GNL5 के थ्रू आप क्या करें, और मैक्सिमम 2 रीसबमिशन हम आपको क्या करेंगे, अलाउड करेंगे। 2 रीसबमिशन समझते हो वर्ड? 2 बार चांस मिलेगा, अगर फिर भी सेटिस्फाइड ना करवा पाए, फिर भी डॉक्यूमेंट अगर आप ना दे पाए, डीम्ड रिजेक्शन, रिजेक्ट कर देंगे एप्लीकेशन आपकी। आगे वेयर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉल्ड फॉर बाय द RD इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर, और द डिफेक्ट या इनकम्प्लीटनेस मैंने रेक्टिफाई नहीं करी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ RD। ये सारा मैटर पड़ा हुआ तुम्हारा पहले, ये पहले वही सारे पॉइंट्स हैं बार बार। क्लियर? द RD शैल डायरेक्ट रिजेक्ट द एप्लीकेशन विद रीजंस within 30 days from the date of filing of application और within 30 days from the last जो भी तुमने रीसबमिशन करी या नहीं करी होगी तो वहां से 30 डेज के अंदर मैं क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर। क्लियर? यस प्लीज। वेयर द एप्लीकेशन इज found to be in order, the RD shall allow and convey the order within 30 days from the date of application और फ्रॉम द 30 डेज फ्रॉम द लास्ट जो रीसबमिशन तुमने करी होगी, मैं अप्रूवल कर दूंगा सर, उसको पास ऑन कर दूंगा। नेक्स्ट इज वेयर नो ऑर्डर फॉर अप्रूवल और resubmission or rejection has been explicitly मतलब expressly, properly not made by the RD within the stipulated deemed approval। साइड पे सिंपल वर्ड लिख, deemed approval। अगर 30 दिन के अंदर RD का कोई रिप्लाई नहीं आता, ऑटोमेटिकली सर आपकी एप्लीकेशन क्या मानी जाएगी, एक्सेप्टेड मानी जाएगी। द ऑर्डर कन्वेड, एंड नेचुरली सर RD की ओर से आपको ऑर्डर मिला है, ROC को इंटीमेट तो करोगे, एंड इसके लिए एक ही फॉर्म है आपके पास, क्या, INC 28। कोई भी कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, तेरे जितने भी ये अथॉरिटीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का,
जिसका भी ऑर्डर तुझे मिले आरओसी के पास INC 28 में क्या कर देना, फाइल कर देना। क्लियर? चलिए जी, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम, ये आपने पढ़ा था कि सर एजीएम के पास, सॉरी ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है कि वो एजीएम कॉल कर सकता है। अगर कंपनी कॉल करने पे नहीं आ रही तो ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सम शेयर होल्डर मेंबर जो करवाना चाहते हैं, किसी की रिक्वेस्ट पे मैं अपनी वहां पे कॉल करवा सकता हूँ। पढ़िए सेक्शन 97 वेयर अप्लाइज, जहां पे 96 का डिफॉल्ट होगा वहां पे 97 स्टार्ट। क्लियर? राइट ऑफ मेंबर to apply to tribunal if AGM is not held as per provision section 96 एनी मेंबर, देख कोई लिमिट नहीं है, कोई शेयर होल्डर की लिमिट नहीं है, कोई मेंबर, क्लियर, कोई भी मेंबर ट्रिब्यूनल के पास जाकर क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है कि सर कंपनी एजीएम नहीं करवा रही, एक मेंबर, एनी मेंबर। क्लियर? आगे पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल क्या है? द ट्रिब्यूनल में कॉल a GM or direct the calling of a GM which shall be deemed to be an AGM of the company। बिल्कुल, जो कंपनी की एजीएम मानी जाएगी। द ट्रिब्यूनल में गिव सच डायरेक्शन एज इट में थिंक फिट इंक्लूडिंग a direction that one member present in person or proxy shall be the, चाहे एक बंदा आए एजीएम करवाओ तो करवाओ, प्रॉक्सी भी आए, तू कोरम पूरम छोड़, तेरे को समझ नहीं आया क्या मैंने डायरेक्शन क्या दी, चाहे पर्सन खुद आए चाहे प्रॉक्सी आए, एक भी मेंबर हुआ ना तेरी एजीएम इनवैलिड नहीं होगी, तू करवा, मीटिंग करवाओ, बट एजीएम करवाओ। समझ गए ना? कल को मान लो तुम बहानेबाजी करो, सर कोई आता तो है नहीं, चाहे पर्सन चाहे प्रॉक्सी कोई हो, एक जना भी आए ना वो भी कोरम प्रेजेंट है, तू कर, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ओर से ऑथराइज्ड। नहीं तुम क्या कहते, सर कोरम प्रेजेंट नहीं था और मीटिंग हमने एडजर्न कर दी या मीटिंग हमने कैंसिल कर दी, अब बहानेबाजी नहीं चलेगी, करवा। हाँ जी, हाँ यहाँ पे ट्रिब्यूनल को आप वैलिड रीजन दे सकते हो ना कि सर हमने क्यों नहीं करवाई, तभी सर यहाँ पे क्या था, ट्रिब्यूनल में कॉल, तुमसे भी तो पूछेंगे क्यों नहीं करवा रहे, रीजन दो। अगर कुछ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी तो भाई एक्सप्लेन कर या मुझे एश्योर कर कितने टाइम में करवा के देगा। अगर कह रहे जी हम तो करवाएंगे नहीं, तुम तो कैसे नहीं करवाओगे, वो तो मैं जानूंगा ना, मैं ऑर्डर दूंगा, और चाहे फिर एक पर्सन आए, चाहे प्रॉक्सी आए चाहे पर्सन आए, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोरम माना जाए। आगे नेक्स्ट इज पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल ईजीएम, ये पहले आ गया सेक्शन, वैसे पहले ईजीएम का सेक्शन नीचे है आपके पास 100। क्लियर? चलो 98, सर एजीएम ईजीएम दोनों को कॉल करने की पावर किसके पास है, आपकी ट्रिब्यूनल के पास। यस, इम्प्रैक्टिकेबल to call an AGM if for any reason it is impracticable to call or hold or conduct an EGM, the tribunal may order an EGM to be called held and conducted in such manner as it thinks fit। बट पावर तो है, करवा तो सकती है ना ट्रिब्यूनल। Yes, power of tribunal. The tribunal may give such direction as it may think fit, including a direction that one member, वही one person present in person or proxy shall be the, क्या माने जाएंगे, quorum माने जाएंगे। And when are the powers exercisable by the tribunal? Number one, कब? On an application of member, on the application of director, or maybe suo moto। Suo moto means on its own, अपने आप भी वो बुला सकते हैं अगर मुझे कुछ लगा गलत चल रहा है कंपनी। I am completely authorized. I will not wait for the next AGM. Immediately effect के साथ क्या बुलाओ, EGM। EGM का मतलब भी क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में बुलाई जाए। क्लियर? एंड पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट। यस प्लीज। When is section 99 attractive? If default is made in holding 96, 97 या 98 तीनों का अगर तुमने डिफॉल्ट करा, कुछ भी हुआ, इफ डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद एनी, या फिर तुमने ट्रिब्यूनल की कोई डायरेक्शन नहीं मानी, who shall be liable? Company and its officers. Fine up to कितना, 1 lakh, and fine in case of continuing default है 5,000 per day। लिमिट कोई नहीं, पर डे के हिसाब से है, तो कहना भी किसका नहीं मान। एंड एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग करवाना तो मैंडेटरी है सर, आप लोग करवा क्यों नहीं रहे, हमें ये नहीं समझ आ रहा। यस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यस, सेक्शन 100, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। तो चलो एजीएम भी अच्छा था, बट उसमें थोड़ी सी नॉर्मल लैंग्वेज थी, इसमें लिटिल बिट टाइमिंग थोड़ी ज्यादा है, टाइम फ्रेम थोड़े ज्यादा है। यस प्लीज। पहली बात, कौन कौन कॉल कर सकता है? पहली बात तो सर ईजीएम कॉल्ड बाय द बोर्ड, स्यूमो, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने आप ईजीएम बुला सकते हैं। कब? जब उनको लगेगा कोई ऐसा मैटर जो मैं नेक्स्ट एजीएम तक वेट नहीं कर सकता, मुझे इंस्टेंटली मेंबर्स की क्या चाहिए, रेजोल्यूशन चाहिए, सर यू मे कॉल EGM, स्पेशल बुला लीजिए। क्लियर? यस, द बोर्ड में
whenever it deems fit, call an EGM. However, the EGM of a company other than of the wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India shall be held at a place within India. वो तो आपको सर विद इन इंडिया, नॉर्मल कंपनी में विद इन इंडिया ही करवानी होगी, बट अदर देन किसको छोड़ के, होली ऑन सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उनके केस में आप जहां मर्जी करो, आउटसाइड इंडिया करो, यहां करो, बट नॉर्मल कंपनी के केस में आपकी ईजीएम इन इंडिया ही होनी चाहिए. नेक्स्ट इज ईजीएम कोल्ड ऑन रिक्विजिशन. रिक्विजिशन मतलब रिक्वेस्ट ऑफ, किसकी रिक्वेस्ट. अब थोड़ा सा यहाँ पे नखरा कंपनी रखेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखेंगे, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट पे बुला रहे हैं ना, हम तो नहीं बुला रहे. अब नेचुरली सर आपकी रिक्वेस्ट हो, आपने स्पेशल मीटिंग रखवाई और आप खुद ही ना पहुंचो, आप खुद ही वहां पे मान लो प्रेजेंट नहीं हो पा रहे, तो मैं दोबारा मीटिंग थोड़ी करवाऊंगा, मैं एडजर्नमेंट थोड़ी करूंगा. नहीं तो नॉर्मल केस में आपने क्या पढ़ा था कि मीटिंग क्या होती है, एडजर्न. आप नहीं करेंगे. एक तो तुम्हारी रिक्वेस्ट पे मीटिंग रखवाई और आप खुद ही वहां पे प्रेजेंट नहीं हो रहे, मैं दोबारा मीटिंग नहीं बुलाऊंगा. पढ़िए. यस, कंपनीज हैविंग, पहली बात तो सर मेंबर्स, कौन से मेंबर. ऐसे हर कोई उठ के कह देगा कल से मेरी ईजीएम करवाओ, सारे मेंबर्स को बुलाओ. क्यों भाई, कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे क्या चाहिए, होल्डिंग चाहिए. सर कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, तो मेंबर या मेंबर्स, सिंगल या मे बी इकट्ठे होकर टुगेदर. होल्डिंग कितना लिखा हुआ है, एटलीस्ट. एटलीस्ट उसको वर्ड क्या पढ़ोगे, एटलीस्ट 1/10, मोर देन इक्वल टू, more than equal to 1/10 of the paid up equity share capital. paid up equity share capital का 1/10 आप लोग अगर होल्ड करते हैं या होल्ड करते हो, सिंगल या मे बी टुगेदर, तो अल्टीमेटली इन दैट केस आप अपनी ईजीएम बुला सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल. बस इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह वर्ड क्या हो गया, वोटिंग पावर. क्लियर. नेक्स्ट इज एसेंशियल्स ऑफ a valid requisition. Yes. The requisition shall specify the matter for the consideration of which EGM is to be called. Yes. The requisition shall be valid even if it does not specify the reasons for the matter proposed to be considered. Sir, requisition में आपने मैटर स्पेसिफाई करने हैं कि इन मैटर्स के रिगार्डिंग तो हम अपनी मीटिंग बुलाना चाहते हैं, ईजीएम कंडक्ट करवाना चाहते हैं. क्लियर. रिक्विजिशन तब भी वैलिड है इवन इट डज नॉट स्पेसिफाई द रीजन फॉर द मैटर. रीजन थोड़ी देने को कहा कि ऐसी क्या बात होगी जी, क्यों बुला रहे हो, तेरे से ये तो पूछा ही नहीं. आपसे ये कहा गया आपने रिक्वेस्ट के अंदर मैटर बताना है, रीजन थोड़ी बताना कि आपा ने जी इन इश्यूज के ऊपर बात करनी. दैट्स इट. उनके बैकग्राउंड रीजन क्या है, क्या मेरे माइंड में चल रहा है, कुछ बताने की जरूरत नहीं. डायरेक्टली मीटिंग में बात करेंगे और तेरी वो रिक्वेस्ट अपने आप में क्या है, वैलिड है. क्लियर. नेक्स्ट इज द रिक्विजिशन शैल बी साइंड बाय, या तो ऑल द रिक्विजिशनिस्ट, सारे रिक्वेस्ट करने वाले, या अ रिक्विजिशनिस्ट जो ड्यूली ऑथराइज्ड बाय क्या होगा, ऑल, जो सबके बिहाफ पे एक ही पर्सन साइन कर. चलेगा सर, कोई दिक्कत. क्लियर. नेक्स्ट इज द रिक्विजिशन shall be deposited at the registered office. रजिस्टर्ड ऑफिस पे उसको क्या करवाएं, आप भेजें. द रिक्विजिशनिस्ट मे मेक द रिक्विजिशन in writing or by electronic mode. The requisition shall be sent in writing or by electronic mode, attaching there with a scanned copy of a duly signed requisition. मतलब मेल कर दो, साथ में अटैच कर दो लेटर लिखकर, जो भी है. The requisitionist may propose a date for holding the EGM. The requisition shall be deposited at least 21 clear days before such proposed date से, proposed date जो आप EGM की करवाना चाहते हैं वहां से 21 क्लियर दिन का गैप होना चाहिए, जिस दिन आपने रिक्वेस्ट करा और जिस दिन आप मीटिंग रखवाना चाहते हैं. कम से कम एटलीस्ट वर्ड बोला है, 21 क्लियर डेज का गैप होना चाहिए. वही बात, क्लियर डेज का मतलब कम से कम 24-25 दिन का मार्जिन लेके चलना, तो जाके 21 दिन क्लियर मिलेंगे. ये अभी नोटिस नहीं गया, ये नोटिस नहीं गया, ये मेंबर्स की रिक्वेस्ट जा रही है कंपनी कि जी आने वाली, जैसे आज क्या डेट हुई अपनी, नॉर्मली लेट इट बी 6 डेट है कि नॉर्मली सर आने वाली 31 जुलाई को हम ईजीएम प्रपोज कर रहे हैं. आज ही मैंने उसकी एक रिक्वेस्ट लेटर कंपनी को दे दी. बिल्कुल सही है सर. एंड मेल करिए सर, मेल तो इंस्टेंट चली जाती है. बस 21 क्लियर डेज का गैप होना चाहिए, वो रिक्वेस्ट वैलिड मानी जाएगी. अच्छा, किसके द्वारा, किसके द्वारा, रिक्विजिशनिस्ट. कौन रिक्विजिशनिस्ट, जो 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का होल्ड करते होंगे, वो रिक्वेस्ट करें, तो जाके कंपनी आगे प्रोसीड करना क्या करेगी, स्टार्ट करेगी.
नेक्स्ट आगे, यस प्लीज। EGM called by the board. On receipt of a valid requisition, the board shall within 21 days proceed to and call an EGM. But not later than 45 days from the date of deposit of requisition. मतलब फिर भी टाइम दिया, चलो 21 दिन का क्लियर टाइम तो था बीच में, कोशिश तो करूंगा कि विद इन 21 डेज के अंदर अंदर मैं प्रोसीड करना स्टार्ट कर दूंगा मीटिंग बुलाने का भी। बट ये मीटिंग जो कुछ भी है ना, ये 45 डेज डेट ऑफ रेक्विजिशन से, डेट ऑफ रेक्विजिशन से जिस दिन कंपनी को रिक्वेस्ट गई थी वहां से 45 डेज के अंदर अंदर ये सारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज द नोटिस शैल बी गिवन those members whose name appear in the register of members within 3 days of the receipt of a valid requisition। और साथ के साथ इनको नोटिस निकाल दो। एंड प्रपोज्ड डेट है ना EGM की, मैंने ये तो नहीं कहा कि उसी दिन करवानी, हो सकता है जी कंपनी को थोड़ा टाइम लग जाए, तभी तो मैंने 45 दिन दिए टोटल। कहां से? वही स्टार्टिंग रिक्वेस्ट जिस दिन दी गई थी वहां से 45 डेज के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। बट चिंता ना करो, विद इन 21 दिन में मैं प्रोसीड करना क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। और जिस दिन आपकी रिक्वेस्ट आई विद इन 3 डेज मैंने सारे मेंबर्स को क्या भेज दिया, नोटिस भेज दिया कि जी इस डेट को जो भी मैं डिसाइड करूंगा बोर्ड डिसाइड करेगा। रिक्वेस्ट तो आ चुकी ना, अब हमने काम करना है, जिस दिन भी डिसाइड होगा आप उस दिन का नोटिस निकाल दें। आगे, EGM called by the requisitionist। yes, if the board fails to call an EGM, it may be called अब तक तो ऊपर वाले केस में क्या था, कर तो बोर्ड रहा था, बट एक तो था अपने आप और एक था ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स। बट अब क्या है, अगर बोर्ड हो गया फेल, बोर्ड ने वहां पे क्या नहीं करा, EGM आपकी कॉल नहीं करवाई, तो इन दैट केस क्या होगा, रेक्विजिशनिस्ट के पास खुद पावर है, खुद ही EGM करवा दो, कोई चक्कर नहीं है। पढ़ो सर, इफ द बोर्ड फेल्स टू कॉल एन EGM इट मे बी कॉल्ड बाय requisitions themselves as follows. टाइम पीरियड फॉर होल्डिंग EGM 45 दिन तो तुम मेरे खराब कर चुके, समझे कैसे? कैसे? मैंने पहले रिक्वेस्ट किसको करी थी, एंड बोर्ड की ड्यूटी क्या थी, कितने दिन के अंदर मैटर रिजॉल्व करना, कहां से, डेट ऑफ रिक्वेस्ट से। डेट ऑफ रिक्वेस्ट से 45 दिन 45 डेज तो तुमने खराब कर दिए। अब मेरे पास मींस रेक्विजिशनिस्ट के पास फर्दर 45 डेज और, क्योंकि टोटल 3 मंथ है ना, 3 मंथ होना वो भी कहां से है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द रेक्विजिशनिस्ट। अच्छा, जरूरी नहीं है कि 45 डेज ही खराब करें, हो सकता है कंपनी के बोर्ड ने पहले ही जवाब दे दिया हम नहीं करवाएंगे। मैंने उनको रिक्वेस्ट दी, कंपनी ने मेरी रिक्वेस्ट ही क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी, हम नहीं बुलाएंगे। तो ठीक है भाई, तुम ना बुलाओ, हमारे पास 3 मंथ्स का टाइम है, हम बुला लेंगे। हमें कौन सा नई मीटिंग करवानी है, मीटिंग में हम ही तो आएंगे, कोई बात नहीं, हम अपनी मीटिंग कर लेंगे। पढ़िए आगे। यस, मैनर ऑफ कॉलिंग EGM। The requisitionist shall call the EGM in the same manner in which the meeting is called by the board. जैसे बोर्ड कॉल करेगा वैसे ही ये कॉल करेगा। नेक्स्ट इज राइट ऑफ रेक्विजिशनिस्ट क्या है, the requisitionist shall be entitled to receive a list of member from the company। अब तुम्हें थोड़ी पता कंपनी के प्रेजेंट मेंबर कितने हैं, कंपनी तो रिजेक्ट कर दिया, कंपनी कहती है हम तो नहीं मीटिंग बुलाएंगे, ना बुलाओ, हम खुद बुला लेंगे, हमें बस एक लिस्ट ऑफ मेंबर दे दो, एक लिस्ट ऑफ मेंबर हमें बना के दे दो, ताकि हम अपने सारे नोटिस जो देना है सब कर लेंगे यार, हमें जरूरत नहीं तुम्हारी, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने आप कर लेंगे, बस हमें लिस्ट ऑफ मेंबर दे दो कि एट प्रेजेंट आपके कौन कौन है, हम सबको ये मैटर डील करना चाहते हैं। अब देखो जी, पहली बात तो EGM है, स्पेशल बिजनेस ही डील होगा, ऑर्डिनरी तो नहीं होगा। कई बार होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड नहीं है उस मैटर को डील करवाने में, वो रिजेक्ट कर देते हैं, जी ना हम नहीं बुलाएंगे। तुम ना बुलाओ, हमें बस लिस्ट ऑफ मेंबर बता दो, हम अपने आप कर लेंगे मीटिंग। आगे, द लिस्ट shall be made as of 21st day from the date of receipt of requisition for calling EGM together with such changes as have occurred of 25 days बिल्कुल from the date of receipt of requisition for calling the EGM। तो जो भी सर मतलब, क्योंकि आपने वो प्रोसीड करने का वादा, आपने वो प्रोसीड करने का कि आप हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसीड करेंगे कितने दिन के अंदर, विद इन 21 डेज कहा था ना आपने कि आपके इस मैटर को रिजॉल्व करवाया जाएगा। आप हमें लिस्ट ऑफ मेंबर अपडेटेड दें एज ऑन 21st डे, आप हमें मुझे दे दें जो भी लिस्ट होगी विद नेसेसरी चेंजेस जो टाइम टू टाइम होती रहेंगी, बताते रहना, बाकी काम हम कर लेंगे, कोई दिक्कत ना मानो। और चिंता ना कर, एक रुपया
एक एक रुपया तुमसे क्या किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा। बिकॉज बोर्ड की क्या बनती थी, ड्यूटी बनती थी कॉल करवाना। तुमने मीटिंग कॉल क्यों नहीं करवाई? अगर वैलिड मीटिंग है, हमारे जेन्युइन कॉज हैं, तुझे मीटिंग करवानी चाहिए थी। और ये ड्यूटी किसकी बनती है? डायरेक्टर्स की। एक एक की जेब से पैसा रिकवर करें। तुम क्या सोचोगे भी, अगर तुम नहीं करवाओगे तो क्या हम मीटिंग नहीं कर पाएंगे क्या? सब अलाउड है। पढ़िए, डे एंड प्लेस ऑफ होल्डिंग जीएम। The requisitionist should convene the EGM on any day except ऑन एनी डे, वही बात आ गई, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? नेशनल हॉलीडे। एंड requisitionist should convene the EGM at the registered office or in the same city or town in which the registered office is क्या होगा? situated होगा। क्लियर? मैनर ऑफ गिविंग नोटिस क्या है? और वो तो पहले पढ़ चुकी है। स्पीड पोस्ट करवाओ, रजिस्टर्ड पोस्ट करवाओ, या इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसा भी सही लगे। एनी, मेन चीज, एनी एक्सीडेंटल ओमिशन या नॉन रिसीट, जानबूझकर नहीं सर, गलती से किसी को नोटिस होना रह गया होगा, मीटिंग वैलिड है, कोई इनवैलिडेट नहीं होगा। या मैंने प्रॉपर्ली सर्व करा, तुम्हें नहीं नोटिस मिला, मीटिंग वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं सर, कुछ इनवैलिड नहीं होगा। पढ़िए, एनी एक्सीडेंटल ओमिशन to give notice to any member shall not invalidate the proceedings of the बिल्कुल। EGM. एंड ऐसे ही किसी को अगर नोटिस नहीं मिला, इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसी के ऊपर केस स्टडीज बनती हैं। बस सर, एक्सीडेंटल ओमिशन अलाउड है, इंटेंशनल ओमिशन अलाउड। जानबूझे किसी को छोड़ा, वो गलत है। एक्सीडेंटल निकल गया सर, नहीं पता लगा माइंड में से। यस, नेक्स्ट आगे, डिस्क्लोजर इन नोटिस। The notice of EGM shall disclose the place, date, day and hour of the EGM. बिल्कुल। The notice shall disclose the business to be transacted at EGM, the agenda, किस पर्पस के लिए आपको बुलाया जा रहा है। If the resolution is to be passed as a special resolution, then notice shall disclose such fact also. और वही बात, EGM के अंदर या जो भी जनरल मीटिंग्स हैं सर, ये जरूरी नहीं होता कि स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन ही होगा, लिखा हुआ है। स्पेशल बिजनेस मतलब वो तो एक डिवाइडेशन थी कि ऑर्डिनरी में 4 बिजनेस आते हैं। कौन कौन से 4? एडॉप्शन ऑफ एफएस, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। इनके अलावा हर बिजनेस स्पेशल बिजनेस है। बट स्पेशल बिजनेस में स्पेशल रेजोल्यूशन ही होगा ऐसा नहीं है, ऑर्डिनरी भी होते हैं। क्लियर? सो स्पेशल रेजोल्यूशन होना एंड स्पेशल बिजनेस होना, ये अलग अलग चीज है। आगे पढ़िए, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ये जरूरी है सर, लॉ ने प्रोविजन बना दी, पढ़ो। All visible expenses incurred by the requisitionist by reason of failure of court to call an EGM shall be repaid to the requisitionist. बिल्कुल सर, सारा पैसा आपको वापस होगा। एंड द सम सो रीपेड shall be deducted from the remuneration of किनकी? डिफॉल्टिंग डायरेक्टर, उनकी जेब में से काटे जाएंगे, क्योंकि ड्यूटी किसकी बनती थी? डायरेक्टर्स की बनती थी ना। आगे, जुडिशियल डिसीजन। यस, An EGM may be held at any place, even though such place is outside the state in which the registered office of the company is situated. अब वही बात है कि सर लॉ में तो क्या लिखा गया, जुडिशियल डिसीजन में अलाउ कर दिया गया कि आज की डेट में सर, आज की डेट में अगर आउटसाइड द स्टेट भी अगर आप जाते हो तो भी आप कर सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। और अनलिस्टेड कंपनी के लिए तो वैसे ही मैंडेटरी कर दिया था कि एनीवेयर इन इंडिया जहां मर्जी करो। क्लियर? तो ये सर ईजीएम है, वो किसका था? एजीएम का। ईजीएम के केस में एनी प्लेस आउटसाइड द स्टेट भी जाओ। वैसे ऊपर लॉ में तो लिखा हुआ था जहां पे तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्या करता है, सिचुएट, उसी की लोकल लिमिट्स के अंदर। यहां तो कह दिया जुडिशियल डिसीजन अलाउड है। ओके, वेयर द बोर्ड failed to call the EGM and the meetings were generally held at the registered office of the company, but the registered office was not made available to the requisitionist for holding the EGM. Holding of EGM as well was held to be valid. बिल्कुल। अब हमने नोटिस डाल दिया कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे करेंगे। अब रजिस्टर्ड ऑफिस पे डायरेक्टर्स तो पहले डिफॉल्टर है, वो तो करवाना नहीं चाहते, ठीक है ना। उन्होंने अपनी कोई और मीटिंग रख के सारा जो हॉल था वो बिजी कर लिया। इधर से मेंबर्स इकट्ठे हो गए कि हमारी तो मीटिंग है, कहते कोई बात नहीं, इनको बाद में बताएंगे, पहले आज की मीटिंग कर लें। आप कहीं लोकल यहाँ पे या जहां भी आप मीटिंग करना चाहते हैं, अपनी मीटिंग करें। आपकी मीटिंग वो क्या मानी जाएगी? वैलिड मानी जाएगी। नहीं अदरवाइज तो क्वेश्चन मार्क आ गया था ना कि रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा मीटिंग आप कहीं और नहीं कर सकते, अलाउड है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक पैसा, एक एक सब कुछ रिकवर होगा, चिंता ना कर। एंड वो डिफॉल्टिंग डायरेक्टर की जेब में से ही पैसे काटेंगे। आगे, एंड इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर लाइक LIC has the same rights as every other shareholder to requisition and EGM for the purpose of considering removal of a certain number of directors. बिल्कुल। LIC could not be restrained from calling an EGM on the ground that the reason for proposed removal of directors has not been stated in the requisition. कोई दिक्कत नहीं सर, ये LIC भी
ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जी, बड़े लार्ज इन्वेस्टर्स, क्लियर। तो इनको सब कुछ अलाउड है सर, ये भी तो मेंबर है, ये भी ईजीएम बुला सकते हैं, कोई 1% भी दिक्कत नहीं, क्लियर। तो कुछ जुडिशियल डिसीजन भी तो आप लोगों के एट प्रेजेंट क्या बन जाते हैं, रूल्स बन जाते हैं, समझ गए ना। तो ऊपर लॉ में जो लिखा गया उसके साथ में सपोर्टिंग ये भी है, इसको भी ध्यान में रखना कि हाँ सर ये कुछ अलाउ कर दिया गया था जुडिशियल डिसीजन के अंदर। नेक्स्ट इज इन्होंने एक टाइम फ्रेम, देखो यहाँ पे अच्छा कर दिया, उन्होंने बना दिया सर, यहां से डिपॉजिट ऑफ रेक्विजिशन विद द कंपनी हम लोगों ने करी, बोर्ड मस्ट प्रोसीड, क्या लिखा हुआ है, बोर्ड को 21 दिन के अंदर अंदर प्रोसीड करना होगा। हालांकि अगर तुम इंटरेस्टेड हो, डायरेक्टर्स अगर इंटरेस्टेड हैं, तो डेट ऑफ रेक्विजिशन से 3 डेज के अंदर अंदर ही आपको नोटिस देने स्टार्ट करने चाहिए, क्लियर। एंड मीटिंग जो आप लोगों की है बोर्ड के द्वारा 45 डेज के अंदर अंदर, स्टार्टिंग से 45 डेज के अंदर अंदर आपकी कंडक्ट हो जानी चाहिए थी, बट अगर नहीं हो पाई, बोर्ड फेल हो गया, तो मेंबर खुद करवा सकते हैं विद इन 3 मंथ्स, बट तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम, फ्रॉम द डेट ऑफ रेक्विजिशन बाय द मेंबर, क्लियर। नेक्स्ट इज, यस प्लीज, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, सेक्शन 111 पढ़िए जी। मेंबर्स एलिजिबल टू मेक रेक्विजिशन, the company shall be bound to act on the requisition of such number of members as are eligible to call an EGM under 100 as given hereafter. बिल्कुल, कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, ये तो अभी पढ़ के आए, ये तो अभी अपन रीड आउट करके आए। अच्छा, अब इस बात का बाकी मेंबर्स को तो नहीं पता होगा ना कि कुछ मेंबर्स ने क्या करी है, रिक्वेस्ट करी है, एंड वो मेंबर्स कौन थे, सिर्फ 1/10 वाले, बाकियों को भी तो बुलाना है। तो सर वो रेक्विजिशन जो है ना, वो जो मेंबर की रेक्विजिशन कंपनी के पास आई है, नेक्स्ट आगे सर्कुलेट करना टू ऑल द मेंबर्स, ये किसकी ड्यूटी है, कंपनी की ड्यूटी, क्लियर। यस, राइट्स ऑफ रेक्विजिशनिस्ट, द रेक्विजिशनिस्ट आर एंटाइटल्ड to propose any resolution to the company and require the company to move such a resolution at ensuing AGM. बिल्कुल, when a resolution is so proposed, the company shall be bound to give notice of such। मैंने जब आपको कहा कि ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तो मेरा मैटर दूसरे लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा रहे भाई, सर्कुलेट करना आपकी क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे, और वैसे भी मैं अकेला थोड़ी हूं, ये चाहे अकेला भी हूं, 10% की पावर रखता हूं अकेले में। जब मैंने कंपनी को स्पेशल नोटिस क्या किया, सर्व किया, किस बात का, कि ये रेजोल्यूशन में आने वाली एजीएम या ईजीएम के अंदर क्या होना चाहिए, मूव होना चाहिए, आपकी ड्यूटी बनती है उस स्पेशल नोटिस के बारे में सारे मेंबर्स को क्या करना, कम्युनिकेट करना। और तुम नहीं बताओगे ना, मीटिंग में ऊंची ऊंची रीड करूंगा सबके सामने, देख लेना। जब तुम्हारी ड्यूटी बनती है, क्यों नहीं वहां पे बताओगे भाई। आगे बढ़िए, विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर रेफर टू इन द नोटिस ऑफ जीएम which is to be dealt with at GM, the requisitionists are entitled to prepare any statement with respect to such matter। अरे सर, आप अपने कागज पत्तर पूरे तैयार करो, पूरा रेडी होकर आए, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने कोई स्टेटमेंट देनी है, कोई डॉक्यूमेंट देना है, जिसके फैक्ट के बेसिस पे कोई रेजोल्यूशंस पास होने चाहिए, आप अपना कंटेंट तैयार करके लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड रिक्वायर द कंपनी, साथ में कहा मैं पीडीएफ भेज रहा हूं इस नोटिस के साथ, ये भी उनको साथ में सर्कुलेट करना, ताकि जो मेंबर्स मीटिंग में आए उनको भी तो पता होना चाहिए मैटर चल क्या रहा है। एंड फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं। आगे लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, पहली बात वो रेक्विजिशन जो है वो साइंड, प्लेस ऑफ डिपॉजिट रजिस्टर्ड ऑफिस पे कहा, मैंने भेजा। डिपॉजिट ऑफ मनी, क्या अ सम रीजनेबली सफिशिएंट, यस, टू मीट द कंपनीज एक्सपेंसेस must be deposited by the requisitionist along with the requisition। अगर गलत निकली तो इसीलिए वो पहले पैसे लेते हैं कंपनी वाले। तुम्हारा क्या मन में जो भी आएगा वो भेज दोगे कि जो लो जी सारे मेंबर्स को फॉरवर्ड करो, ये ना मनी डिपॉजिट करवाते हैं कि भाई साहब अगर कल को आपकी इंफॉर्मेशन गलत निकली ना, आपकी ये अमाउंट फॉरफिट कर ली जाएगी। तो सोच समझ कर, ऐसे भी नहीं, फिर तो कल को जितने मेंबर हैं कोई भी पर्सन कह देगा लो जी मेरा एक छोटा सा मैटर है सब तक पहुंचा दो, ये थोड़ी चलेगा सर। आपको एक कंपनी का जो एक्सपेंस होगा वो आपको देना पड़ेगा, क्लियर। टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिट, यस प्लीज। Where acquisition proposes a solution, अगर तो कोई रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग तुम्हारी रिक्वेस्ट रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग, द रेक्विजिशन shall be valid only if it is deposited at least 6 weeks before the AGM। अच्छा, ये मैटर कौन सी जीएम में बात कर रहे हैं, एजीएम में कोई रेजोल्यूशन आप पास करवाना चाहते हैं, एजीएम तो कम से कम 6 हफ्ते पहले, 6 वीक्स पहले आपको ये देना पड़ेगा कि सर आने वाली एजीएम में हमारा ये प्रपोजल होगा, हमारा ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। ओके, आफ्टर दैट however if after the requisition is deposited with the company and AGM is called on the date within 6 weeks of the date of deposit of the requisition, the requisition shall be deemed to have been पहले कंपनी की स्कीम थी कि वो कब बुलाएंगे,
30 सितंबर को बुलाएंगे या मान लो 15 सितंबर को बुलाएंगे, मैंने उसके अकॉर्डिंग 6 हफ्ते में भेज दिया, मैं तो सही हूं। कंपनी ने 15 सितंबर की जगह 31 अगस्त को बुला लिया, मेरी क्या गलती इसमें? कहते जी फिर तो वो जो आपका रेजोल्यूशन की रिक्वेस्ट थी वो तो 6 वीक्स पूरे नहीं हो रहे। मैं क्या सर, जब मैंने भेजा था ना, जब मैंने भेजा था प्रपोज्ड डेट के अकॉर्डिंग भेजा था, और मेरे 6 हफ्ते वहां पे क्या हो रहे थे, पूरे हो रहे थे। कंपनी ने पहले बुला ली एजीएम, ये थोड़ी मतलब है, मेरी ओर से वैलिड है सर वो। पढ़िए, द requisition shall be deemed to be have properly deposited। चिंता ना करो, कहीं कह दो जी 6 वीक की कंडीशन तो पूरी नहीं हो रही, फिर मैंने थोड़ी लेट करा, कंपनी ने एजीएम जल्दी बुला ली, या लेट बुलाए तो कोई चक्कर ही नहीं है, जल्दी बुलाने के केस में दिक्कत आएगी, मेरी ओर से प्रॉपरली सर्व्ड है सर। आगे नेक्स्ट इज यस, वेयर एक्विजिशन रिक्वायर्स सर्कुलेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। अच्छा, कोई सर्कुलेशन ऑफ अ स्टेटमेंट है, रेजोल्यूशन नहीं है, कोई नॉर्मल स्टेटमेंट आप सर्कुलेट करवाना चाहते हो, तो एटलीस्ट कितना आ गया, 2 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ GM। यस, चेक ऑन अब्यूज ऑफ सेक्शन 111। पढ़िए, द कंपनी शैल नॉट बी बाउंड टू सर्कुलेट एनी स्टेटमेंट। अगर कोई मेंबर इस सेक्शन का गलत बेनिफिट लेना चाहता है, इस सेक्शन को अब्यूज करना चाहता है कि स्टेटमेंट सर्कुलेट सब में होएगी, मैं तो कंपनी की देखना क्या क्या बातें बताऊंगा, ये थोड़ी चलेगा, ये थोड़ी है, फिर तो आप सर मिसयूज कर रहे हो सेक्शन का। क्लियर, जहां हमने कंपनी के ऊपर बाइंडिंग फोर्स करा वहां रिलैक्सेशन भी दी, बट सीजी इज सेटिस्फाइड दैट राइट कन्फर्ड अंडर सेक्शन दिस सेक्शन आर बीइंग अब्यूज्ड टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी। होते हैं सर अपना लोगों में नाम करने के लिए, चाहे झूठ बोल दो, र्यूमर बोल दो, कम से कम नाम तो होगा। जैसे कहते नहीं, बदनाम हो गए तो क्या नाम ना होगा, नाम तो होगा, चाहे बदनाम हो गया हुआ, नीडलेस पब्लिसिटी ऐसे ही। क्लियर, अब जैसे नॉर्मली एट प्रेजेंट आपने लेटेस्ट देखा, जो पंजाबी सिंगर मूसेवाला की जो करी गई वहां पे, उसकी मर्डर उसका किया गया, अलग अलग सारे आ गए, हमने अलग अलग गैंग्स ने उसको क्या बोल दिया, हमने करा जी, हमने करा जी, बाद में सब पीछे हट गए। वो एक बार तो नीडलेस पब्लिसिटी ले ली सबने, अपने लोगों में एक मतलब उनका क्या बन गया, खौफ, इसने मारा, इसने मारा, ऐसे ही मतलब सारी अल्टीमेटली ये नीडलेस पब्लिसिटीज होती है कि अगर तुम लोग इस सेक्शन का क्या कर रहे हो, गलत कंप्लायंस कर रहे हो या अब्यूज ऑफ पावर कर रहे हो, हम नहीं अलाउ करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट इज एंड सर मेन वर्ड इज फॉर डेफामेटरी मैटर। अरे जिसका कोई मतलब वारंट ही नहीं है सर, इंफॉर्मेशन ही वारंट कर रही, को प्रूफ भी तो होना चाहिए इतनी सी बात का, एम झूठी सी बात बना के उसको कहते हैं सर्कुलेट करवा दो, वो थोड़ी करने देंगे। पढ़िए, सीजी में ऑल्सो ऑर्डर, यस, ऑर्डर दैट द रेक्विजिशनिस्ट shall pay to the company the cost incurred by the company in making application to the CG, notwithstanding that the requisitionists were not a party to the application। हमें नहीं पता सर, हमें तो अल्टीमेट में ये पता है कि तुमने अगर ये गलत काम करने की बात करी तो जितनी कॉस्ट होगी ना, वो सारी की सारी कॉस्ट तुमसे रिकवर की जाए और ना ये स्टेटमेंट आगे जाएगी। क्लियर, एंड इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट, बट सर कंपनी ऑफिसर ने अगर डिफॉल्ट करा तो आपके ऊपर 25,000 तक की एप्लीकेबिलिटी फाइन की हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो जरूरी नहीं होता कि सर जो मैटर हमने कंपनी को प्रपोज किया वो कंपनी को नेक्स्ट आगे करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये थोड़ी मैटर है सर। ऐसे तो वही है, डेफामेटरी मैटर, र्यूमर मैटर बहुत होते हैं, कोई भी पर्सन कुछ भी बताना शुरू कर देगा और कंपनी चुपचाप नेक्स्ट आगे देती जाएगी, ऐसा भी नहीं सर। मैटर देखा भी जाएगा क्या वो कम्युनिकेट करने वाला है। क्लियर, हाँ, अगर नीचे एक पॉइंट आएगा नेक्स्ट वाले में जो आएगा कल कि सर अगर कंपनी नहीं करती जबकि कंपनी की ड्यूटी बनती है, और अगर कंपनी नहीं करती, इन दैट केस क्या किया गया सर? फिर आपके पास राइट है एज अ मेंबर, आप अपना मीटिंग में राइट टू स्पीक रखते हैं, आप अपना वहां पे रिक्विजिशन पढ़ें, लोगों को बताएं, जो तुम्हें सही लगे वो करें। बट अगर वो डेफामेटरी मैटर हुआ फिर नहीं बोलने देंगे। जब हमने बांटने नहीं दिया तो राइट टू स्पीक भी नहीं होगा। अगर कोई डेफामेटरी मैटर, मतलब गलत नहीं जाना, सिंपल सी बात है, लॉ का मिसयूज नहीं करना हम लोग, ये चीज है। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट ऑन टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे सर 115, दैट इज रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस एंड मैक्सिमम आई थिंक सो 2 लेक्चर्स का हमारा काम पेंडिंग है इसमें। क्लियर, कितने पेजेस पेंडिंग है? 6 पेजेस पेंडिंग हैं। तो या तो देखते हैं जी, कोशिश करेंगे क्योंकि बीच में केस स्टडीज भी होंगी शायद, या सारा कंटेंट ही है।
थोड़ा ही बड़ा कौन सा? एक तो ई वोटिंग तो चलो हमने पहले पढ़ लिया। उसके बाद क्या? ये पासिंग ऑफ बाय पोस्टल बैलेट, ये एक ही है बस। 3 टॉपिक हैं। चलो कोशिश करेंगे अगर एक लेक्चर के अंदर सम अप हो पाए, थोड़ा लेक्चर बड़ा ले लेंगे क्योंकि काफी तो प्रोसीजरल है इसके अंदर, वोटिंग एंड ऑल समथिंग। इसको एज सुन एज पॉसिबल खत्म करें। क्लियर? सो पहले यहां तक अभी तक जो पार्ट डिस्कस हुआ, आज का पार्ट अच्छा था एजीएम एंड ईजीएम को लेकर। इसको दोबारा एक बार रिवाइज करिएगा एंड जो भी केस स्टडीज आपकी हैं उसको जरूर साथ के साथ कंप्लीट करें। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट।